ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की कायराना हरकत को पूरी तरीके से उजागर करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार की तरफ से तमाम विदेशों में भेजा गया और 32 देशों में जाकर ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का जो घिनौना चेहरा है वो पूरे विश्व के सामने लाकर रखेंगे। और इसके साथ साथ जो भारत जीरो टॉलरेंस अपना रहा है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, उसकी बात भी जो है ये तमाम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमाम विश्व स्तर पर जो लोग हैं वहां तक पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में सियासत देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर कई तीखे प्रहार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर विदेश मंत्री के ऊपर जो है वो कई तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया कि आखिर विदेश मंत्री ने क्यों पाकिस्तान को पहले ये बता दिया कि भारत जो है उनके ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा है। हालांकि इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पे स्पष्टीकरण भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि कल राजस्थान में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का जो है वो सिंदूर मिटाया उनको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस तरीके के जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उसके बाद तमाम विपक्षी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम विपक्षी जो सांसद हैं वो नेता हैं वो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई जो फिल्म है वो लॉन्च की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये फिल्म है उसको नाम दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है कि ऑपरेशन सौदागर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो सिंदूर का सौदा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसी तीखे तंज जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कसे जा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के अभी ऑपरेशन सिंदूर, भले ही सेना ये कह रही है कि खत्म नहीं हुआ, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन देश में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम विपक्षी दल या फिर चाहे सत्ताधारी दल हो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में मौसम को लेकर के IMD ने एक नई गाइडलाइन जारी की। आपको बता दें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित दिल्ली NCR के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली में अगर बात कर ली जाए तो IMD के मुताबिक यानी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले रविवार को तेज़ आंधी तूफान और बारिश आ सकता है। हालांकि पिछले एक महीने के अंदर दिल्ली के अंदर 3 बार तेज़ आंधी तूफान बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी चली गई है। अब मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर एक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि आने वाले रविवार को यानी कि जो इस बार रविवार आ रहा है उसमें दिल्ली में तेज़ बारिश हो सकती है और साथ ही तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 2 दिन पहले आई तेज़ आंधी की जो हवाएं थी उसकी जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई गई हैं। दिल्ली NCR में कई जगह पर तेज़ बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ। हालांकि दिल्ली में तेज़ हवा चलने की वजह से कई पेड़ गिरे, जिससे कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई इमारतें गिरी और कई लोगों की जान भी इसमें चली गई है। इसको लेकर के अब सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को अब ये सुझाव दिया जा रहा है कि आप पेड़ों के इर्द गिर्द ना खड़े हों, साथ ही पेड़ों से हटकर अपनी गाड़ी को पार्क करें। इसके अलावा दिल्ली में MCD और दिल्ली की सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग जो खस्ता हालात हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनके खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। यानी दिल्ली में लोगों को जान माल के नुकसान से बचाने के लिए अब दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली सरकार हरकत में आ गई, क्योंकि पिछली बार से लगातार देखा गया है कि दिल्ली के अंदर आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं और काफ़ी ज़्यादा जान माल का भी नुकसान देखने को मिला है। हालांकि इस आंधी तूफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों की लाइट भी गुल हो गई थी, जो काफ़ी देर तक दिल्ली में अंधेरा रहा। अब देखना ये होगा कि रविवार को लेकर के तमाम एजेंसियां किस तरह की तैयारियां करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में तकरीबन 60 से अधिक कूलिंग जोन बनाए गए हैं।
गर्मी का सितम ऐसा है कि तकरीबन पारा जो है वो 45 डिग्री के पार तक पहुंच जा रहा है और ऐसे में किस तरीके से आम जनमानस को सुकून मिले, किस तरीके से आम जनमानस को राहत मिले, इसको देखते हुए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार चिंतित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो किसी भी कीमत पर आम जनमानस को चिपचिपाती तेज़ भीषण गर्मी और लू से बचाने का प्रयास करे, जिसके बाद से तकरीबन 60 से भी ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर लखनऊ नगर निगम ने चिन्हित करके कूलिंग जोन बनाया है। कूलिंग जोन में ORS के घोल के साथ साथ मटके के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उन जोनों में जहां पर कूलिंग जोन नहीं बनाया जा सका है वहां पर जल निगम और नगर निगम के दोनों के तत्वाधान में मटकों में पानी रखा गया है, जिससे आम जनमानस को आने जाने में पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में लगातार राजधानी लखनऊ के नगर निगम विभाग कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार से कूलिंग जोन बनाए गए हैं जिसमें कूलर, पंखा और बैठने की साथ ही साथ आराम करने के लिए एक बेडिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि आराम से कोई व्यक्ति अगर चक्कर आ जाता है, धूप में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो वो पानी पीने के साथ साथ ORS का घोल पीने के साथ साथ बेड पर आराम भी कर सकता है। इसकी निगरानी के लिए भी लोगों को रखा गया है। हालांकि यह परंपरा शुरू से चली आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो तापमान है वो भीषण गर्म है। इस बार की जो गर्माहट है मौसम की वो पिछले कई साल के रिकॉर्ड को अपने आप में तोड़ती है और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुकम्मल इंतज़ाम करने के लिए पूरे प्रदेश के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये भी कहा है कि वो फील्ड पर रहें। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी 60 से अधिक कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए कूलिंग स्टेशन को बनाया गया है, जहां लोग बैठ करके कुछ देर धूप से, भीषण गर्मी से राहत पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जिस तरह से कहीं ना कहीं अब यूपी ATS और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि यूपी ATS को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को यूपी ATS ने वाराणसी से अपने हिरासत में लिया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी ATS को ये जानकारी मिली है कि जिस तरह से मोहम्मद तुफैल 600 पाकिस्तानी जो नंबर थे उसके संपर्क में था। साथ ही साथ ये भी है जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से मोहम्मद तुफैल जो यूपी ATS के हत्थे चढ़ा है वो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की पत्नी से 4 महीने से लगातार संपर्क में था। ये भी माना जा रहा है कि तमाम भारत के प्रतिष्ठान और ऐसे जो एरिए हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, तमाम जगह की तस्वीरें और वाराणसी की भी तस्वीरें उसने पाकिस्तान में तमाम नंबरों पर भेजी हैं। लगातार यूपी ATS को रिमांड के दौरान ये सवाल के जवाब चाहिए मोहम्मद तुफैल से कि आखिर किन किन नंबरों पर उसने क्या क्या कुछ चीज़ें शेयर की हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी यूपी ATS ने वाराणसी से की है, ये भी माना जा रहा है कि उसके तमाम अन्य सहयोगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं एजेंसियों के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। लगातार एजेंसियों की सक्रियता के चलते ही भारत में कई जगह पे सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान कनेक्शन यानी भारत के तमाम गोपनीय सूचनाओं को लीक करने वाले ऐसे जासूसों को धर दबोचा है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता महासभा ने बाकायदा एक लेटर लिखा है JP नड्डा को कि DNA के ऊपर जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लगातार समाजवादियों पे अटैक किया है, ख़ास तौर पे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद कन्नौज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे लगातार DNA को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर कटाक्ष डिप्टी CM अक्सर करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो चुनावी सभा हो,
चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे विभागीय कोई प्रोग्राम हो, चाहे पत्रकार वार्ता हो, चाहे मीडिया ब्रीफिंग हो, आखिरकार इस तरह के कटास से आहत होकर जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को एक लेटर लिखा है अधिवक्ता महासभा जो विंग है समाजवादी पार्टी की, और बाकायदा मांग की है एडवोकेट पाल ने कि अगर इस पे अंकुश नहीं लगता है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, न्यायालय जाएंगे और न्यायालय के माध्यम से हम डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे एफआईआर भी करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है अभी शोकास्ट नोटिस जो है अधिवक्ता महासभा विंग के अध्यक्ष पाल ने लिख के भेजा है जेपी नड्डा को। अब आगे चल के अगर वाजिब कोई जवाब जेपी नड्डा की तरफ से नहीं आता है, जहां तक हमारी फ़ोन पे पाल अध्यक्ष अधिवक्ता महासभा से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इसको गंभीर इशू है, न्यायालय ले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई कटाक्ष टिप्पणी सोशल साइट्स पे हुई तो उसकी एफआईआर पुलिस ने कर ली, मगर हम जब कोई दरख्वास्त देते हैं तो उस पर एफआईआर नहीं होती है। आखिरकार डीएनए एक ऐसा पर्सनल इशू है जिस पे करारा प्रहार ये करते हैं और तुच्छ मानसिकता दिखाते हुए गंदी टिप्पणियाँ हमारी समाजवादियों की विचारधारा पे, समाजवादी पार्टी पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और फाउंडर रहे हैं समाजवादी के, और वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे लगातार डिप्टी सीएम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। अब देखने वाली बात है कि इस लेटर का कितना असर भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा लेते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर है। एक तरफ जहां विजिलेंस डिपार्टमेंट लगातार भ्रष्टाचार के कमर तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, वहीं पे भ्रष्टाचार के एक मामले में डॉक्टर हरक सिंह रावत को उच्च न्यायालय नैनीताल से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ईडी द्वारा उनके 101 बीघा ज़मीन को अटैच करने की बात की गई थी, जिस पर हरक सिंह रावत ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए 21 अगस्त तक उसके अटैचमेंट पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में ये फैसला सुना गया, जिसमें ईडी की तरफ से ये कहा गया कि 101 बीघा भूमि में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वहीं पे हरक सिंह रावत के वकील के द्वारा ये कहा गया कि इसमें प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए उनको समय चाहिए, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने उनको 21 अगस्त तक का समय दे दिया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें ईडी आगे क्या कुछ तैयारी करती है, लेकिन तात्कालिक रूप से देखें तो भ्रष्टाचार के इस मामले में हरक सिंह रावत को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जो उस समय बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और अब वो कांग्रेस में हैं। उनका अपना एक मेडिकल कॉलेज है, जिस ज़मीन पे वो बना है वो 101 बीघा ज़मीन काफ़ी दिनों से विवादों में है। ईडी का कहना है कि 101 बीघा ज़मीन जिस पे दून मेडिकल साइंसेस बना हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। उसकी जो रजिस्टर्ड संपत्ति यानी जिस पे स्टाम्प दिया गया वो 6 करोड़ समथिंग का दिखाया गया है, जबकि उसकी वास्तव में कीमत 70 करोड़ के आसपास है। इसलिए ईडी ने उस ज़मीन को राज्य सरकार में निहित करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में हरक सिंह रावत को फ़िलहाल के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत मिल गई है। 21 अगस्त के बीच हरक सिंह रावत पक्ष को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईडी तैयारियों में लग गई है कि 21 अगस्त के बाद की सुनवाई में और कौन से सबूत पेश किए जाएंगे, जिससे हरक सिंह रावत इस मामले में फंसते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं इरशाद अहमद। पेश है सिटी रिपोर्टर और की खास एक खबर जो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के धुले जिले में एक सरकारी गेस्ट हाउस से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में अब तक एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने इस मामले में एक अनुभाग अधिकारी किशोर पाटिल को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो
कमरा नंबर 102 यानी गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 2 किशोर पाटिल उन्हीं के नाम पर बुक था, जहां से ये रकम बरामद हुई है। शिवसेना यूबीडी नेता और सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि गेस्ट हाउस के उसी कमरे में करीब 5.5 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये रकम विधानमंडल की प्राक्कलन समिति को रिश्वत देने के लिए रखी गई थी। प्राक्कलन समिति के दौरे से पहले धुले शहर में सरकारी विश्राम गृह के एक कमरे में ये रुपया मिला है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच से ये साफ हो जाएगा कि ये रकम किसकी है और कहां से आई थी और इसका असली मकसद क्या था। विपक्ष का कहना है कि ये पूरा पैसा आगामी निकाय चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। वहीं शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर जो है सरकारी गेस्ट हाउस में इतनी बड़ी रकम कैसे पहुंची और कौन है इसका असली मालिक। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि मामला क्या है, इस पर कितना जांच में क्या साबित होता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। यानी कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल यानी कि 24 तारीख को जो समिति की बैठक होनी है, यानी कि नीति आयोग की जो बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और मैं देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई गई योजनाएं, जो उत्तराखंड के अंदर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसका नीति आयोग में जिक्र किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना जो लेखा जोखा है वो उस समिति के सामने रखेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि पहले भी आपने देखा होगा कि जो नीति आयोग की बैठकें हुई हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दमखम के साथ अपना उत्तराखंड का ब्यौरा रखा था, और जो कल नीति आयोग की बैठक होने जा रही है उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का जो पूरा लेखा जोखा है वो वहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे, और उस बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो उस बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति का चर्चाओं का बाजार है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो कहा जाए कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है, काफ़ी समय से वो विस्तार अटका हुआ है। और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी बदले जाने हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। और जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल विस्तार की वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ने लगती हैं, और एक बार फिर कहीं ना कहीं उन जो कहा जाए कि जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ने लगी हैं। और माना जा रहा है कि इन सभी कार्यक्रमों से निपटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात कर सकते हैं, और उत्तराखंड की जो कैबिनेट विस्तार होना है और ये प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार को लेकर वहाँ पर बड़े नेताओं से बात करेंगे, या फिर आखिरी मोहर कहीं ना कहीं कैबिनेट के जो विस्तार है उस पर लगती हुई नजर आएगी। तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि चर्चाएं उत्तराखंड के अंदर जोरों पर हैं, और वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़े करने लगा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे करते हैं और चाहे उत्तराखंड के अंदर कोई भी काम करना हो उनको दिल्ली से परमिशन लेनी होती है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, और इस पर कहीं ना कहीं अब जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। मैं हूं मनीष कुमार। बिहार में जो है कानून व्यवस्था जो है तार हो गई है। बिहार के अंदर जो है 21 दिनों में जो है लगभग 27 लोग जो है पटना के अंदर जो है अपराधियों द्वारा जो है मारे गए हैं। कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो दहशत का माहौल है, पुलिस के नाक के नीचे जो है सारा खेल हो रहा है। पुलिस जो है हाथ पे हाथ देकर बैठी हुई है, और अपराधी जो है बिल्कुल एकदम जो है खुलेआम जो है घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है बिहार के अंदर जो है आए दिन जो है घटनाएं पे घटनाएं जो है हो रही है।
लेकिन प्रशासन जो है से बेलगाम जो है अपराधी हो गए हैं। पुलिस के नाक के नीचे सारे काम हो रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। अगर प्रशासन चाह लेंगे तो फिर अपराधियों को जो है छूट कहाँ मिल पाएगी। बिहार की राजनीतिक परिवेश का मैं बात करूं तो मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरा जो है 4 गया था पिछले बार, इस बार मैं 40 लाऊंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ने संकेत किया है कि मेरा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन के साथ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है, मैं जो है 40 सीटों पर इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने इशारों में कह दिया कि इस बार मैं 40 का 40 सीट में लाऊंगा। बिहार का मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को कहा कि अब जो है समय आ गया है आरक्षण का, इसलिए आप लोग जो है एकजुट हो जाइए, गोलबंद हो जाइए और अपना आरक्षण को जो है को लेकर जो रहिए। एक एक वोट जो है आप जो है अपने भाई को दीजिए। और जो आपका आरक्षण जो है नहीं मिला है, क्योंकि हर राज्य में आरक्षण मिल गया है, लेकिन बिहार में जो है निषाद को, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, जिसके बारे में जो अपने लोगों को जो है गोलबंद कर रहे थे। इसी कड़ी में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 29 मई को जो है देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर है, कई सौगातों का जो है उद्घाटन करेंगे। विपक्ष का आरोप है क्या वो जो है फिर इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जो वोटर जो है नए वोटर जो है उनको जो है लुभाने का काम करेंगे। इसके झांझे में इस बार जो है बिहार के नौजवान, बिहार के लोग जो है नहीं आने वाले हैं। विपक्ष ने ये भी कहा कि लगातार जो है बिहार के अंदर जो है 20 सालों से जो है जदयू और बीजेपी का सरकार है, फिर बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगा, बिहार में रोजगार दूर क्यों नहीं हुआ, बिहार के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है, बिहार में जो है चूहा जो है शराब पी जाते हैं, बिहार में चूहा जो है बांध तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं जो है एनडीए के जो सरकार है उस पर को जो है कटाक्ष किए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कई प्रकार के जो है आरोप लगाए हैं कि बिहार में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। कहीं ना कहीं जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है, दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो है प्रशांत किशोर जसराज ने कहा कि मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना काल में बिहार के लोगों को उन्होंने दौराने का काम किया था, इसलिए जो है मैं प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री को नहीं जानता हूं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पंजाब जिस ईसाई धर्मांतरण के खेल से इस वक्त जूझ रहा है, भाई धर्मांतरण का खेल अब यूपी के पीलीभीत जिले में जोर पकड़ रहा है। जिले के भारत नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्र में धर्मांतरण का यह खेल जारी है और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात भी कही जा रही है। सीमावर्ती इलाके से लगे सिख समाज के कई गांव में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन का गैंग जो सक्रिय है, जो कि पहले सिर्फ सिख समाज के लोगों को बरगला कर उनको निशाना बना रहा है। पूरनपुर इलाके के स्थानीय गुरुद्वारा ने बाकायदा पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उन गांव में जहां सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच या चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म बदलवाकर उन्हें ईसाई बना दिया गया है। दावा यह भी है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3000 सिखों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। स्थानीय सिख संगठनों और गुरुद्वारा कमेटी ने जिला प्रशासन को 160 परिवारों की सूची भी सौंपी है, जिन्होंने कथित तौर पर सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है। हालांकि धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद गुरुद्वारा कमेटी ने भी सख्त रुख अपनाया है। हालांकि धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद गुरुद्वारा कमेटी ने भी सख्त रुख अपनाया है। कमेटी ने धर्मांतरण करने वालों पर गुरुद्वारा में प्रवेश पर रोक लगा दी है और कमेटी ने घर वापसी अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 180 परिवारों ने सिख धर्म में वापसी भी कर ली है। कमेटी का कहना है कि वह धर्म में वह सुनिश्चित साजिश विदेशी ताकतों की है और नेपाली फादरी द्वारा गरीबी और अशिक्षित का फायदा उठाकर ये खेल खेला जा रहा है। आरोप है कि नेपाल के रास्ते से फादरी और पंजाब हरियाणा से इनके सहयोगी आकर सिख समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत कर जांच कराने की मांग की गई है। मामले में नवागढ़ डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने भी सख्त हुए हैं।
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच होगी और उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं आज अचानक से कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया निरीक्षण काशीराम ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में, जहां 200 एम्प्लाई होने के बाद भी 64 एम्प्लाई और डॉक्टर समेत नहीं मिले हॉस्पिटल में, तो डीएम साहब ने लगा दी क्लास। वहीं आपको बता दें कि पूरे स्वास्थ्य विभाग महकमे में हड़कंप मचा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कानपुर जिला अधिकारी ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभागों में छापेमारी और तुरंत छापेमारी की जाती है और तुरंत उसका निरीक्षण करने के बाद जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो अपने कार्य में शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार ऐसी लापरवाही सामने को मिलती है कि जहां मरीज बैठे होते हैं मगर डॉक्टर अपने समय से अपने कार्य में नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे में आज जब अचानक से जिला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। तो वहीं हड़कंप मचने के बाद कानपुर डीएम ने पूरी तरीके से रजिस्टर की छानबीन करी और ड्यूटी चार्ट भी देखा, जहां पर उन्होंने 64 लोगों पे उपस्थित न होने पर तत्काल प्रभाव से आज एक दिन की सैलरी उनकी रोकी। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कानपुर डीएम लगातार ऐसे अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं कि कोई अपने ड्यूटी के कार्य में अपने समय पे पहुंचे और किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, चाहे जनता हो और या चाहे कोई अधिकारी हो, अपने कार्य में समय से पहुंचने की उपस्थिति रखें। ये सबसे एक अहम बात है कि ऐसे अधिकारी की कानपुर में जनता अलग ही बयान करती नजर आ रही है कि ऐसा अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी कानपुर जिला अधिकारी की जो पहल है ये चलाई है, इसमें जनता काफी खुश मिजाज भी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK 24 न्यूज, कानपुर।